नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम मार्क बूस्टर इन हिंदी में। और आज की डेट है 12 जून 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल है हमारा वो अर्पित के बारे में है। क्या है ये अर्पित? अर्पित एक ईयरपॉड है जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए है, बनाया गया है ईयर ट्रांसपोर्ट के लिए। किसके लिए बनाया गया है? जो कोविड-19 से पीड़ित पेशेंट हैं और क्रिटिकल स्टेज में हैं, उनके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यह विकसित किया गया है एयरफोर्स के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और इसका नाम है अर्पित। अर्पित की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। अर्पित की फुल फॉर्म है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। देखो, इसको बनाने का एम ये था कि जो कोविड-19 का जो ट्रांसमिशन है वो कम से कम हो, क्योंकि अगर अन्य किसी परिवहन की अगर यूज़ किया जाता है कोविड-19 के पेशेंट को जो क्रिटिकल स्टेज में, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो संक्रमण का खतरा भी ज़्यादा रहता है। तो उसके बाद अगर बात की जाए, ये विकसित किसके द्वारा किया गया, हमने डिस्कस किया, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और 60,000 की इस पर जो लागत आई है, कॉस्ट आई है, वो 60,000 की आई है। उसके बाद अगर बात की जाए कि ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, ये काम करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का उपयोग करता है वायरस को नष्ट करने के लिए। वायरस को नष्ट करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का ये प्रयोग करता है। चलते हैं आगे। देखो, एग्ज़ाम में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम या यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन को इस टाइप से फ्रेम किया जा सकता है कि समटाइम वी हैव सीन अर्पित इन न्यूज़। तो आपको ये बताना होगा कि अर्पित क्या है। अर्पित जो है एक मिसाइल है या कुछ भी इस टाइप से ऑप्शन दिए होंगे तो आपको पता होना चाहिए ये एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड है जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा डेवलप की गई है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है हमारा वो मिशन सागर के बारे में है। ये मिशन सागर 12 मई 2020 को लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा, लेकिन अभी ये न्यूज़ में इसलिए आया है कि हमारा जो जहाज़ है INS केसरी वह पहुंचा है सेशेल्स में। मिशन सागर के तहत जो हेल्प की जा रही है, उस मिशन के तहत INS केसरी जो है अब सेशेल्स पहुंच गया है। और उसके बाद हम ये जान लेते हैं कि जो मुख्य पॉइंट्स हैं इस मिशन सागर की, जल्दी से देख लेते हैं। मिशन सागर के तहत क्या होगा, भारत जो है विभिन्न देशों की हेल्प कर रहा है। कोविड-19 से संबंधित जो आवश्यक दवाएं हैं उनको प्रदान किया जा रहा है भारतीय नौसेना के द्वारा। मिशन सागर में जो कौन कौन से देश को भारत ने शामिल किया है, मालदीव, सेशेल्स, मॉरिशस, कैमोरस और मेडागास्कर। इन 5 देशों को भारत ने मिशन सागर के तहत कोविड-19 से संबंधित जो भी हेल्प है उसको देने का एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन सागर। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मिशन सागर के बारे में। मिशन सागर के तहत फूड आइटम्स भी उपलब्ध कराए गए हैं भारत के द्वारा मई में। उसके बाद अगर बात की जाए HCQ टैबलेट यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है ये एंटी मलेरियल ड्रग है और इसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद मेडिकल एड्स और विभिन्न जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं उनकी भी आपूर्ति की है भारत ने। उसके बाद अगर बात की जाए, ये मिशन सागर जो है PM मोदी के सागर विजन के दृष्टिकोण से प्रेरित है। देखो, सागर विजन एक अलग विजन है, ये 2015 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हिंद महासागर में पड़ने वाले जो भी देश हैं, जो सभी देश आते हैं हिंद महासागर में, उन सभी देशों के लिए सागर विजन के तहत भारत काम कर रहा है, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इंडियन ओशियन में। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अगला आर्टिकल क्या है हमारा। अगला आर्टिकल, झारखंड की सीमा सड़क संगठन ने अभी एक 11,800 श्रमिकों की भर्ती की मंजूरी दी है झारखंड ने। देखो, अब क्या है, जो BRO है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना की गई थी 1960 में, इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने झारखंड से 11,800 श्रमिकों की मंजूरी मांगी थी, जो कि झारखंड ने अब इसकी मंजूरी दे दी है। इन श्रमिकों के लिए या इन मजदूर के लिए BRO जो है वो किन किन ऑपरेशन में काम दिलाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑपरेशन विजय लद्दाख में, ऑपरेशन बीकॉन जम्मू कश्मीर में, उसके बाद हिमाचल में प्रोजेक्ट दीपक, उत्तराखंड में प्रोजेक्ट शिवालिक। देखो, इन प्रोजेक्ट से संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग के रूप में। जैसे लद्दाख में मान लीजिए ऑपरेशन विजय, तो ऑपरेशन विजय, जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट बीकॉन, हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट दीपक और उत्तराखंड में प्रोजेक्ट शिवालिक। ये आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट आर्टिकल की, क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जो 18वीं खंडपीठ है वो स्थापित की जाएगी। केंद्रीय न्यायाधिकरण, देखो, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जिसको कैट भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसकी
जो स्थापना की जाएगी 18वीं बेंच की, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए की जाएगी। उसके बाद अगर बात की जाए, ये एक्ट जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के तहत सरकार ने श्रीनगर और जम्मू को उन स्थानों के रूप में निर्दिष्ट किया है जो कैट की 18वीं बेंच के रूप में काम करेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए वर्क करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट जो है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है, वो आर्टिकल 323 के तहत आता है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 323 यानी आर्टिकल 323 के तहत आता है हमारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, और यह एक उच्च न्यायालय की तरह काम करता है। इस न्यायाधिकरण के बारे में क्या होता है, ये पब्लिक सर्वेंट की जो सेवा शर्तें होती हैं, यानी जो सर्विस की जो शर्तें होती हैं या कंडीशन होती हैं, उनसे रिलेटेड जो भी शिकायत कंप्लेंट होती हैं उनको ये दूर करता है। उसके बाद में अगर बात की जाए नेक्स्ट आर्टिकल की, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, सब रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं जावेद अख्तर। कौन बने हैं? जावेद अख्तर। यहाँ पर आप एक तस्वीर देख सकते हैं जावेद अख्तर की। इनको अभी हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार दिया गया है और 2020 के लिए, ठीक है, 2020 के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। दूसरी बात अगर बात की जाए कि ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीता है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साइंस के फील्ड में दिया जाता है, एजुकेशन के फील्ड में दिया जाता है और इंटरटेनमेंट के रूप में दिया जाता है, मतलब मनोरंजन के फील्ड में। और दिया क्यों जाता है? जिन्होंने पब्लिकली धर्मनिरपेक्षता, तर्कसंगतता और वैज्ञानिक सत्य को बढ़ावा दिया हो, यानी साइंटिफिक ट्रुथ को जिन्होंने बढ़ावा दिया हो, उन लोगों के लिए ये दिया जाता है। 2003 से इसको प्रारंभ किया गया था, 2003 में इसे पहली बार दिया गया था। तो आपको बस ये याद रखना कि प्रथम भारतीय बने हैं जावेद अख्तर, जिन्होंने अभी हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीता है। उसके बाद अगर बात की जाए जावेद अख्तर के बारे में, कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, रेट करके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये एक प्रसिद्ध गीतकार हैं। 1999 में इन्होंने पद्म श्री सम्मान जीता था। उसके बाद इन्होंने पद्म भूषण भी जीता था बाद में। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार की अगर बात की जाए तो ये पुरस्कार एक एथिस्ट अलायंस है, अमेरिका का एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका, जो कि एक NGO है, इसके द्वारा दिया जाता है, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा। एक NGO है एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका, इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है साइंस के फील्ड में, इन्वायरमेंट के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, लॉजिकली और सेकुलरिज्म को जिन्होंने बढ़ावा दिया है, मतलब धर्मनिरपेक्षता को जिन्होंने बढ़ावा दिया है, उनके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और नास्तिकता के बारे में जो लोगों को शिक्षित करते हैं, ये अलायंस जो है एथिस्ट अलायंस ऑफ इंटरनेशनल, ये यहाँ पर क्या, एक मिनट, इसको क्या, नास्तिकता के बारे में ये लोगों को जागरूक करता है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा अनन्या कीटनाशक स्प्रे के बारे में है। अनन्या कीटनाशक स्प्रे ये डेवलप किया गया है डाइट के द्वारा। डाइट क्या है? डाइट है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेवलप किया गया है अनन्या, जो कि एक स्प्रे है और ये नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता है। किस पर काम करता है? नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इस स्प्रे का जो प्रयोग है मास्क, PPE, हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सहित सभी प्रकार की जो टूल्स हैं उनको ये कीटाणु रहित करने में प्रभावी है, यानी उनको ये डिसइंफेक्ट करने में प्रभावी है। और ये एक वाटर सॉल्वेंट स्प्रे है, मतलब कि वाटर आधारित ये स्प्रे है। इसको प्लास्टिक पर, धातु पर या कपड़े पर भी स्प्रे किया जा सकता है। चलते हैं आगे डाइट से संबंधित फैक्ट्स हैं कि डाइट्स क्या है। डाइट जो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है। डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, यानी रक्षा मंत्रालय के तहत ये काम करता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है तटरक्षक बल, भारतीय सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना और वायुसेना, इनके लिए यह प्रशिक्षित करता है और इनसे जुड़े जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है उनको भी ये करता है। इसकी स्थापना की गई थी 1952 में और इसके जो कुलाधिपति होते हैं वो होते हैं रक्षा मंत्री। यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है, HRD मिनिस्ट्री नहीं, कुलाधिपति होते हैं इसके रक्षा मंत्री। चलते हैं आगे भारत में पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट बनाया गया है अभी हाल ही में। इसके बारे में इसको नाम दिया गया है कोरोबॉट। कोरोबॉट जो है एक इंटरनेट आधारित रोबोट है, जो कि भारत में प्रथम ऐसा रोबोट है। दूसरी बात, कोविड-19 से संबंधित जो पेशेंट हैं उनके इलाज में जो अस्पतालों को जो भी हेल्प की ज़रूरत होती है उनसे रिलेटेड ये इशूज़ को टैकल करेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कोरोबॉट। कोरो का मतलब है यहाँ पर कोरोना वायरस बॉट। उसके बाद में ये देखो पेशेंट को भोजन, पेय यानी ड्रिंक्स, पानी, दवाइयाँ इत्यादि डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इससे क्या होगा कि
हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि हेल्थ वर्कर जो हैं डायरेक्ट कोविड-19 के पेशेंट के संपर्क में नहीं आएंगे, तो क्या होगा कि उनको कोविड-19 का जो खतरा है वो कम रहेगा। उसके बाद अगर बात की जाए कल्याण में, यहाँ पर दिया हुआ है होली क्रॉस अस्पताल में सबसे पहले इस कोरोबॉट को तैनात किया गया है। चलते हैं आगे चलने से पहले एक इम्पॉर्टेंट शब्द है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तहत क्या है, इस रोबोट को डेवलप किया गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तकनीक का उपयोग करके। देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है कि सभी जो सिस्टम होता है पूरा वो ऑटोमेटिक चलता है। जैसे मान लीजिए आप अपनी कार में बैठने से पहले ही क्या हो, उसका डोर जो है वो ओपन हो जाए, उसके बाद में जब आप कार में बैठ जाएं तो क्या अपने आप ऑटोमेटिक बस चलने लगे। तो इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलते हैं आगे सबसे पहले क्या है, भारत का पहला वर्चुअल मेला आयोजित किया गया है, व्यापार मेला। इस मेले में जो फोकस किया गया है वो अमेरिका और यूरोप की मार्केट को फोकस किया गया है, और इसमें 153 करोड़ के व्यापार के जो अवसर हैं वो प्रदान हुए हैं। देखो इस वर्चुअल मेले को किस प्रकार से फंक्शंस किया गया है, इसमें होता क्या है, सभी जो विक्रेता हैं उनके लिए एक वर्चुअल स्टॉल बनाया गया था, और जो क्रेता हैं फॉरेन जो क्रेता हैं या बायर हैं फॉरेन बायर, वो क्या करते हैं जब किसी भी सप्लायर के स्टॉल पर स्टॉल पर क्लिक करेंगे वर्चुअल पर, तो क्या होगा उससे संबंधित सभी जो जानकारियां हैं वो उस क्लिक के बाद उनको प्राप्त हो जाएंगी। तो इसके बाद क्या होगा कि क्रेता और विक्रेता यानी बायर और सप्लायर के बीच में एक लिंक स्थापित किया जाएगा, किसके माध्यम से, वीडियो या स्काइप के माध्यम से। उसके बाद वह अपना ऑर्डर देगा, फिर उसको वह पार्सल के ज़रिए किसी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देगा। उसके बाद अगर बात की जाए अगले आर्टिकल की, अगला आर्टिकल है रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इस बार अब किसी को नहीं दिया जाएगा, इस वर्ष के लिए यह रद्द कर दिया गया है, ये अनाउंसमेंट की गई है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल कहा जाता है इस पुरस्कार को। उसके बाद अगर बात की जाए 1997 में रॉकफेलर ब्रदर्स फंड और फिलीपीन सरकार ने इसकी स्थापना की थी 1997 में। उसके बाद अगर बात की जाए इस पुरस्कार से संबंधित और अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उनकी याद में ये दिया जाता है। और लास्ट ईयर ये दिया गया था भारत के रवीश कुमार को जर्नलिज्म के लिए, पत्रकारिता के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी जो शुरुआत है वो हमने डिस्कस किया था कि 1957 से इसकी शुरुआत की गई थी, और इससे पहले भी इस पुरस्कार को 2 बार और रद्द किया जा चुका है, और ये तीसरी बार है कि इस पुरस्कार को रद्द किया है। 1970 में जब वित्तीय संकट आए थे तब इसको रद्द किया गया था, और 1990 में जब फिलीपींस में आए भयानक भूकंप के कारण यह पुरस्कार रद्द किए गए थे। अब 2020 में कोविड-19 की महामारी के कारण इनको रद्द किया गया है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो मर्सर के एक सर्वे के बारे में है। मर्सर ने अभी एक सर्वे रिलीज़ किया है, नाम है उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। देखो इस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जो है किसके द्वारा ये जारी किया गया है या किसने ये किया है, तो मर्सर के द्वारा ये किया गया है। और मुंबई को इसमें 60वां स्थान मिला है सबसे महंगे शहरों के बारे में। मतलब कि ये लिविंग कंडीशंस कितनी महंगी हैं किन किन शहरों में, उसके बारे में ये जानकारी देता है। और मुंबई भारत का जो है सबसे महंगा शहर इस सर्वे के अनुसार आया है। 60वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है, और एशिया में इसको 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। ओवरऑल इसको 60वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि एशिया में इसको 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। मुंबई के अलावा अगर बात की जाए नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली 101वें स्तर पर है, और चेन्नई जो है 143वें स्तर पर है। अगर ग्लोबल लेवल पर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले स्थान पर जो है वो हांगकांग जो है सबसे ऊपर है। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान का जो अश्गाबाद है वो दूसरे नंबर पर है, और तीसरे स्थान पर जापान का जो टोक्यो है वो तीसरे नंबर पर है। तो आपको पहला और इंडिया में जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनकी याद रखनी है, जैसे मुंबई की 60 रैंक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात की जाए कि इस सर्वे को जो मेज़रमेंट के जो इंडिकेटर थे वो क्या क्या थे शहरों में, मतलब आवास, मतलब रेजिडेंस कितना महंगा है, फूड्स कितना महंगा है, परिवहन की जो रेट हैं वो क्या हैं, क्लॉथिंग कपड़े किस प्रकार से महंगे हैं या किस प्रकार एक्सपेंसिव है कपड़ों का, मनोरंजन के क्या साधन हैं और उनकी क्या कॉस्ट है। इन इंडिकेटर्स के आधार पर इस सर्वे में विभिन्न शहरों को रैंकिंग दी गई है। उसके बाद अगर बात की जाए कुछ अन्य शहरों की, तो न्यूयॉर्क 6ठे स्थान पर रहा है, चीन का शंघाई 7वें स्थान पर रहा है। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, केवल याद रखना है मुंबई को 60 रैंक मिली है और एशिया में 19वें नंबर पर है वो, और दिल्ली को 101वीं रैंक और पहले स्थान पर है हांगकांग। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही।
आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।